हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रभुदयाल विश्वकर्मा। मैं आज आपके लिए जो आपकी कक्षा 12वीं की फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान का जो पहली यूनिट है ना, और पहला चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस पर कुछ चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और आपको कोशिश करेंगे कि आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएँ, कुछ कंटेंट समझाया जाए। सो कृपया आप जो भी चीज़ बताई जाती है उसको गंभीरता से लें, ध्यान से लें। और इसके साथ आपको एक चीज़ और समझने में आएगी, सीखने में आएगी कि वास्तव में हम फिजिक्स को या किसी भी जो याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, उनको कैसे याद रखें, ठीक है, और कितने जल्दी याद करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला जो आपको नाम से ही दिया है, सबसे पहला शब्द आपका जिक्र हुआ विद्युत का। किसका जिक्र हुआ? विद्युत का। तो वास्तव में विद्युत है क्या? विद्युत है क्या? तो अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो विद्युत वह ऊर्जा है। विद्युत क्या है? विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में, मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाए कि ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, ठीक है। तो वह गुण क्या कहलाता है? विद्युत। थोड़ा परिभाषा मैं लिखना चाहूँगा आपके लिए। तो विद्युत की परिभाषा क्या है? विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा आपके सामने लिखी है और परिभाषा स्पष्ट है कि विद्युत क्या है। तो विद्युत एक ऊर्जा है। इस पर नोट करते चलें। इसको याद करने का तरीका मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि याद क्या कैसे किया जाता है। कभी भी रट्टा नहीं मारा जाता है। सबसे पहले विद्युत क्या है? हमने कहा एक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? इससे क्या होता है? तो इस ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ में जिस ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ में क्या हो जाता है? ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्लियर? ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अक्सर देखते हैं कि जब हम सूखे बालों पर कंघी फेरते हैं, रगड़ते हैं, बार बार कंघी करते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद अनुभव करते हैं कि उस कंघी को जब हम सिर की तरफ ले जाते हैं तो अधिकतर बाल उसकी तरफ खिंचते हैं। यही विद्युत है, ठीक है। अब जैसे कि आगे चलते हैं हम, और हम कुछ शब्दों को अगर इसी परिभाषा में देखें तो यहाँ एक बात हुई है उत्पन्न गुण। तो गुण क्या है? अगर किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है, तो वो गुण किस नाम से आप जान सकते हैं? तो उस गुण को किस नाम से जान सकते हैं? उस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ से हमारे सामने एक शब्द आया, आवेश, ठीक है। क्या कहते हैं? आवेश। आवेश क्या है? आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ में वह गुण, विद्युत ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। तो अब एक और शब्द आया कि आप इसी परिभाषा को फिर से देखें तो यहाँ पर एक शब्द आया है पदार्थ है। तो इस पदार्थ को क्या कहेंगे जिसमें वो गुण उत्पन्न हो जाता है अब हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का? तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि आवेशित हैं। कैसे हैं ये? आवेशित हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? आवेशित।
ये चार्ज्ड, ठीक है, आवेशित या विद्युन्मय, यदि को एक और शब्द से जानते हैं विद्युन्मय, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो क्या कहते हैं आवेश अपने ऊपर ग्रहण करते हैं वो विद्युन्मय कहलाते हैं। क्लियर। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखो आपने 3 परिभाषाएं सीखी, एक परिभाषा से निकल के आई जो, ठीक है। अब एक प्रश्न और उठता है कि विद्युत तो आपने समझ ली, अब सर अगर बात करें हम घर्षण विद्युत की, किसकी बात करें, घर्षण विद्युत की, तो घर्षण विद्युत क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा, एग्जाम्पल लिया कि हमने कंघी को बालों पर बार बार रगड़ा जिसके कारण उसमें अट्रैक्शन का, आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। तो क्या मतलब हुआ, उसमें भी तो विद्युत उत्पन्न हुई। तो ऐसी विद्युत जो किस 2 वस्तुओं को घर्षण या घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत को हम क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। क्लियर हो गई। तो यहाँ 4 परिभाषाएं आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो भाई ये जो भी है, ये जो विद्युत है, फिर हमने पढ़ा आवेश। तो आवेश को अगर हम आगे देखें, तो आवेश को अगर हम देखें ध्यान से, तो वास्तव में क्या हुआ, ये देखा गया प्रयोगों के द्वारा कि एक कांच की छड़ ली गई और उसको एक रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया, ठीक है, और उसको ऐसे स्वतंत्रतापूर्वक एक रस्सी से लटका दिया गया। एक और हमने कांच की छड़ ली, उसको भी हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से लटका दिया और रगड़ा और यहाँ लटका दिया। जब हम उन दोनों, अब देखो ये दोनों एक से ही हैं, दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया, दोनों को कांच की छड़ है, दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, और जब दोनों को पास लाया गया तो इनमें देखा गया कि एक दूसरे का विरोध करते, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आ रहे। समझ गए क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये दोनों एक से हैं। अब एक से का यहाँ पर हम एक शब्द यूज़ कर सकते हैं जिसको कह सकते हैं सजातीय। क्या कह सकते हैं, सजातीय। क्या कह सकते हैं, सजातीय। तो ये दोनों सजातीय एक से जात के थे। वो तो नियम है कि एक से जात के इंसान को काटता है, एक से जात के काटते हैं ना, तो वो प्राकृतिक नियम है, फिजिक्स ने दिया है, और या प्रकृति ने फिजिक्स दी है, ठीक है, इसीलिए इसको भौतिक कहा गया है। ठीक। अब हमने फिर और प्रयोग किया गया, वैज्ञानिकों ने किया, तो उन्होंने फिर अगले बार क्या किया, अगली बार कांच की जगह एबोनाइड की छड़ ली और उसको फर पर रगड़ा, ठीक है। तो एक ली और उसको लटका दिया गया, ठीक। फिर दूसरी ली एबोनाइड की छड़ और उसको फिर फर से रगड़ा गया और फिर उसको लटका दिया गया। तो हमने क्या देखा, इनमें भी वही चीज़ थी, इनमें भी ये भी तो एक ही सी थी, तो ये भी सजातीय था। क्या था ये भी सजातीय था। तो सजातीय होने के कारण ये इसका विरोध करे, ये इसका विरोध करे, मतलब एक दूसरे को पास ना लाके एक दूसरे का ये बहिष्कार कर रहे हैं, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने ये पाया कि जब एक ये छड़ और एक ये छड़, मतलब एक कांच की वो छड़ जिसको हमने किस पर, रेशम के कपड़े पर रगड़ा है, और एक एबोनाइड की वो छड़ जिसको हमने फर पर रगड़ा है। जब इन दोनों को हमने, यहाँ लिख देते हम ग्लास की एक रॉड को यहाँ पर किस से, एबोनाइड की एक रॉड से के पास लाया गया, तो अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की जगह एक दूसरे के पास आने लगी। तो यहाँ से ये पता चला, ये अनुभव लगा कि ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग प्रभाव था। तो यहाँ से नामकरण किया गया, ये देखा गया कि इसको कह दिया गया कि भाई एक पूरी धन की है तो एक विपरीत, क्योंकि धन का उल्टा क्या होता है, क्या होता है धन का उल्टा, ऋण। तो दूसरी कैसी है, ऋण की है, ठीक है। तो अब ये गिलास धन का हो गया, ये ऋण का हो गया, मतलब इस पर जो आवेश है, आवेश तो दोनों पर है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि आवेश धन का भी होता है, ऋण का। इस प्रयोग से पता चला कि आवेश धन का होता है, ऋण का होता है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि
कि भाई जो सजातीय आवेश हैं, एक से जात के आवेश, वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, पहला। दूसरा, ये इन आवेशों को क्या नाम दिया जाए? विजातीय आवेश। क्या नाम दिया जाए? विजातीय आवेश। और विजातीय आवेशों में क्या गुण पाया गया कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि आवेश दो प्रकार के हो गए। आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, ठीक है। नियम क्या निकला कि धन धन आवेश सजातीय आवेश, ऋण ऋण आवेश सजातीय आवेश, लेकिन एक धन एक ऋण या एक ऋण एक धन विजातीय आवेश। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है, ठीक है। अब इसी के आधार पर आगे जब हम आगे बढ़े तो एक हमारे वैज्ञानिक जो हुए कूलाम, कौन से? कूलाम। उन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? यहाँ तक क्लियर हो गया? उन्होंने एक नियम दिया इसी आधार पर। कौन सा नियम दिया? जिसको हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी नियम से जानते हैं? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जानते हैं। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है? कहता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या कहलाता? उन्होंने ये देखा कि अगर दो आवेश उन्होंने लिए, आवेश, एक आवेश, क्लियर, और एक आवेश, मान लो ये ए है, ये बी है, ये दो आवेश हैं, ठीक है। अब इन आवेशों को उन्होंने एक निश्चित दूरी मतलब इसका ये केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है, कुछ भी, इन दोनों को बीच की दूरी कितनी ली उन्होंने? आर। आप भी ले लिए, दो आवेश लिए, दोनों कितनी दूरी पर रखे? आर। अब यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना हो सकता है, ठीक है, ठीक, आर लिया। तो उन्होंने क्या पाया कि इन दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो दो प्रकार से लगेगा, जैसे अभी हमने देखा। अब ये डिपेंड करता है आवेश पर। मान लें ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। अगर हम इस पर प्लस रख दें तो बल कैसा लगेगा? भाई ये इस तरफ इसको ढकेलेगा, ये इस तरफ इसको ढकेलेगा। इसके विपरीत यहाँ -Q1 और -Q1 भी रख दें तो ऊपर भी क्या होगा? ये एक से आवेश हैं। जब दोनों एक से आवेश होंगे तो वो एक दूसरे का कैसे करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। अब अगर इसी की जगह एक प्लस का एक माइनस का रख दिया जाए तो फिर क्या होने लगेगा? इन दोनों में आकर्षण, मतलब अब ये एक दूसरे की तरफ खींचने लगेंगे, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो केवल आवेश ले रहे हैं ना, अभी हम कह रहे हैं धन का है न ऋण का है, ठीक है। तो कूलाम जो थे उन्होंने क्या नियम दिया? ध्यान से सुने कि यदि दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाए, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर रखा जाए, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आवेश जो है बिंदु आवेश है, देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन बिंदु आकार का है। बिंदु आकार मतलब ये छोटे आवेश, क्योंकि ये विद्युत की बात चल रही, प्रयोगशाला में इनका मान निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आवेश हैं कैसे हैं? बिंदु आवेश। तो उन्होंने परिभाषा दी, किसने? कूलाम ने, कि यदि दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा? उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल? क्या बोला? आकर्षण। आकर्षण किस पर डिपेंड करता? अभी अपन ने देखा। प्रतिकर्षण किस पर डिपेंड करता? अभी आपने देखा। जो बल है वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला किस पर निर्भर करता है कि ये दोनों आवेश के गुणनफल के कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। आवेश के जो आवेश हैं उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं पूरी परिभाषा। कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लिखें कैसे?
यहाँ तो हमने भाषा लिख दी कूलाम का नियम से, ये जो हमने अभी एक बोला इसको अपन ने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर हम जब इसको कहेंगे तो हम मान लेंगे, माना लाइक से लिखते हैं, माना क्या किया भाई आपने, एक Q1 व Q2 आवेश, ठीक है, को क्रमशः क्या किया, बिंदु A व B पर इस प्रकार रखा, इस प्रकार रखा कि उनके बीच, इनके बीच की दूरी कितनी है, R हो, ठीक है, समझ में आया। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी के शब्दों को चाहे वो बुक हो चाहे वो टीचर हो, रटने की कोशिश मत करना। ये मत सोच के चलना कि ये जो लिख गया तो वही है, यहाँ इस प्रकार होना चाहिए, हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिखा तो हम गलत है, नहीं। आप इस चीज़ को समझो कि आप लिख क्या रहे हैं, आपने क्या समझा। फिर से देखें, ये भाषा तो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माना A पर Q1 आवेश, B पर Q2 आवेश, कैसे लिख सकते हैं, माना चित्र अनुसार A पर Q1 आवेश, B पर Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R है, ऐसा लिख सकते हैं। या हमने इसको ऐसे लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार जो बल है, बल F अनुक्रमानुपाती होगा इन आवेशों के परिमाण, ये परिमाण हैं, आवेश या तो माइनस प्लस कुछ में भी हो सकते हैं, हमें यहाँ नहीं लेना है कुछ भी, ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं लेना है। आप चाहो तो ले सकते हो, प्लस प्लस ले सकते हो, माइनस माइनस ले सकते हो, उसके चिन्ह नहीं लेना है, परिमाण मतलब चिन्ह छोड़ के सिर्फ उसकी मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। एवं ये बल जो है, एक और तो भाषा कही गई, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती कुछ नहीं होता है, जब इसी का अगर हम व्युत्क्रमानुपाती की बात करते तो इसको हम ऐसे लिखते फिर, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज़ का व्युत्क्रमानुपाती की बात किया जाता है तो उसको 1/, के नीचे ही लिखा जाता है। तो दूरी का वर्ग कितना, R का वर्ग, तो इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो गया भाई, F के बराबर मतलब अनुक्रमानुपाती, ये दोनों निशान तो 1 से हैं, तो एक बार लिखा इसको Q1 Q2 × 1/r², या इसी को हमने कैसे लिख दिया, Q1 Q2/r², ठीक है। अब जब बेटा इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हम हटाते हैं तो हम यहाँ कोई एक संख्या A लिखते हैं, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं अपन इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो वास्तव में ये जो बल है ये इसका फॉर्मूला आ गया। परंतु क्या होता है, इसकी इकाई है न्यूटन। अब यहाँ लिख सकते हैं आप, जहाँ A एक नेतांक है, क्या है, एक नेतांक है, ठीक है, क्या है, एक नेतांक है। अब ये नेतांक है, ठीक है। यदि बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर मीटर हो तो आपको मालूम इस A का मान 1/4πε0 हो जाएगा।
ये सारी चीज़ों की मात्रा कैसे हो, तो ए बराबर इतना हो जाएगा। अब ए बराबर इतना हो जाएगा जहाँ पर आप इस संख्या को देख रहे हो एप्सिलॉन, ये क्या है एप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको अपन पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन 0। ये क्या है, ये वायु या निर्वात में, किस में, ये वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता को व्यक्त करता है। ये जो चिन्ह है ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को व्यक्त करता है, वायु या निर्वात की में विद्युतशीलता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ यहाँ रख दें एफ की उसमें, तो एफ इक्वल क्या होने लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गॉट इट, क्या हो गया ये न्यूटन। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार ये किसका, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम तो यहाँ तक भी एंड हो जाता है। ये मेरे बताने का पर्पस है कि अभी आप आगे जब विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको शायद मदद करेगी। ठीक है, कि आपको, क्योंकि आप वहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का कन्फ्यूज़न होगा कि ये चीज़ कैसे आई, तो वहाँ हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अच्छे से इसको देखा होगा। अब इसी से इसके संबंध में ही एक दो चीज़ें और एक दो प्रश्न बनते हैं जो कूलाम के नियम से ही संबंधित हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बनता है, पहला नियम ये बनता है कि ये जो है आपने देखा, ये जो नियम है ये किस नियम से संबंधित है, किस नियम के जैसा है, गुरुत्वीय बल। जो आपने अभी देखा कूलाम के व्युत्क्रम भाग से जो बल देखा, उस बल को हम क्या कहेंगे विद्युत बल। किस नाम से जानेंगे इसको, विद्युत बल। ठीक है, अब एक और बल होता है जिसको हम गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। कर्षण बल जानते हैं कि नहीं जानते। अब प्रश्न उठता है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं बताइए। ठीक है, तो समानता के लिए अगर हम बात करें तो इनमें समानता क्या है, समानता क्या है कि भाई पहली चीज़ तो ये दोनों जो है, दोनों ये विद्युत बल, ये भी कूलाम व्युत्क्रम वर्ग। कौन सा नियम, व्युत्क्रम वर्ग। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो हम कैसे लिखेंगे कि समानता क्या है। तो पहली समानता क्या है कि ये दोनों बल जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, किस नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, विद्युत बल भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी। ठीक है, दूसरा क्या है, ये दोनों निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, चाहे हम विद्युत बल की बात करें और चाहे हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, दोनों निर्वात में क्रियाशील होते हैं। तीसरा, ये दोनों संरक्षी होते हैं। दूसरा नियम क्या है, निर्वात में भी ये क्रियाशील होते हैं, निर्वात में क्रियाशील। ठीक है, तीसरे नियम की बात करें, समानता की बात करें, तो तीसरी समानता क्या है, ये दोनों संरक्षी होते हैं। ये दोनों बल कैसे होते हैं, संरक्षी। संरक्षी क्या कहलाता है, संरक्षी जो संरक्षण नियम का पालन करे, संरक्षण नियम। ठीक है, संरक्षण नियम का जो पालन करता है वो संरक्षी कहलाता है। ये भी एक नियम है कि आवेश के संरक्षण का नियम बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यही नियम आवेश के संरक्षण का नियम है। ठीक है, सिंपल सा है, आपके ही सिलेबस का है। तो तीसरा हो गया। चौथा क्या होता है, ये केंद्रीय बल होते हैं। इनके अंदर कौन सा, ये केंद्रीय होते हैं। केंद्रीय क्यों होते हैं, जब हम दो आवेश लेते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में ही आवेश, दो जो बिंदु आकार के आवेश होते हैं, इनको सकेंद्रीय होते हैं। मतलब इसकी जो दूरी है वो केंद्र से केंद्र तक ली जाती है और इसका जो बल है वो केंद्र से केंद्र की तरफ लगता है। तो कोई भी पिंड है, कुछ भी है, तो ये केंद्र पर ही उसका द्रव्यमान माना जाता है या उसका जो बल है वो कहाँ लगता है, केंद्र से केंद्र। तो ये कैसे होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई समानता की। अब असमानता की अगर हम बात करें, प्रश्न आपसे कहा जाए कि बताइए कि इनमें असमानता क्या है, मतलब विद्युत बल और
केंद्रीय बल में असमानता। तो असमानता के लिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि भाई विद्युत बल में तो हमने देखा आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण मतलब विद्युत बल में विद्युत बल जब हम देखते हैं तो अनुभव करते हैं उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं, लेकिन इसमें केवल आकर्षण बल कार्य करता है। किसमें? गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? केवल आकर्षण बल। ठीक है, पहली असमानता। दूसरी असमानता क्या है? दूसरी असमानता है कि जो विद्युत बल है वो अधिक होता है, उसका जो प्रभाव है वो अधिक होता है आकर्षण बल से। तो हम कह सकते हैं विद्युत बल का जो प्रभाव है वो अधिक होता है कैसे? आकर्षण बल से। ये अधिक होता है, ये कम होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप कैसे लिखोगे? जमा के लिखोगे कि विद्युत बल का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है। तीसरे में क्या आ जाएगा? तीसरे में आप क्या लिखोगे कि ये जो अगर हम क्या करते हैं, जो विद्युत बल की बात करें और विद्युत बल के बीच में अगर किसी कुचालक को ले आएँ, ठीक है, कुचालक पदार्थ को ले आएँ, ठीक है, यहाँ से एक और शब्द ये मिला कुचालक। कुचालक क्या है? इसकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है या इसी से मिल के बन जाता है सुचालक। सुचालक, ठीक है, इसका विपरीत है। तो अगर किसी भी, यहाँ पर हम परिभाषा में अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो कुचालक अगर दो आवेशों के मध्य अगर कोई कुचालक आ जाता है तो ये विद्युत बल को कम कर देता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में दो जो पिंड होते हैं, क्या होते हैं? दो पिंड होते हैं, उनके बीच कोई भी कुचालक आ जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कुचालक को समझ लेते हैं। तो कुचालक कौन से? वे पदार्थ कुचालक होते हैं जो अपने आप में से धारा प्रवाह नहीं होने देते, या जिसको हम कहें कि जो आवेशित नहीं हो सकते। ठीक है। अब ये क्यों होते हैं? किसी भी पदार्थ में धारा कैसे प्रवाहित होती है? तो वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से गमन करते हैं तब धारा प्रवाह होती है। ठीक है। तो ये कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देते, और सुचालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहने देते हैं, धारा को प्रवाह होने देते हैं। ठीक है। तो ये दो टर्म छोटे छोटे से आपके कंप्लीट हो गए, और ये तीसरा कंप्लीट हो गया कि क्या हो गया? इसमें प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है? कुचालक अगर बीच में लिया जाए तो ये बल को कम कर देता है, जबकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुचालक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। आई थिंक आपको आया समझ में कि ये हो गई असमानता। अब इसके आगे भी कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। किसमें? इन्हीं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम तो उसका क्या है? तो कूलाम के नियम की अब सीमाएं क्या हैं? कूलाम के नियम की आपसे पूछ सकते हैं सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है? कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है। तो पहला क्या है? तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए, ये जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बिंदु आवेशों की जगह बड़े आवेश को लें तो उसको ज्ञात करने के लिए एक समाकलन विधि होती है। कौन सी विधि? समाकलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो कूलाम का नियम है वो तभी लागू होता है जब आवेश विराम अवस्था में होते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये नियम कब लागू होता है? जब आवेश विराम अवस्था में हो। इसके विपरीत अगर आवेश गतिमान अवस्था में है, विराम अवस्था में नहीं है, तो फिर हम अन्य किसी नियम को लगाकर उनके बीच बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है कि ये जो कूलाम का नियम है, इससे जो बल है ना, कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में चाहे बहुत अधिक दूरी हो और दोनों आवेशों के बीच में अत्यंत अल्प दूरी, दोनों के लिए सत्य है। तो इस प्रकार से इसकी सीमाएं हो गई कि आप इसको नोट कर लें, एक दो बार वीडियो देख के सुने और नोट कर लें और उनको याद कर लें, तो आपके टर्म्स कंप्लीट हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है। ठीक है। कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम का महत्व।
तो महत्व में दो चीज़ें आएंगी, क्योंकि कूलाम का नियम प्रयोगों से प्राप्त हुआ है इसलिए यह प्रायोगिक नियम है पहला। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नियम प्रयोगों से प्राप्त हुआ है इसलिए ये प्रायोगिक नियम है, यह एक प्रायोगिक नियम है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उस पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो ये आवेश और ये आवेश, ये ए आवेश है, ये बी आवेश है, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है F, और इसके बीच में अगर कोई और आवेश आ जाए, ठीक है, तो इन आवेशों का इस बल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गए इसके महत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके छोटे छोटे टर्म्स कंप्लीट हो गए। अब हम अगली क्लास में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाली तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना सीखेंगे, कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।